बीएड के जो आर्गूमेंट है उन तमाम बातों पर चर्चा करेंगे। उसके बाद डीएलएड की तरफ से जो आर्गूमेंट हुए उन पर चर्चा करूँगा। बाद में जो दोनों तरफ की सुनवाई के दौरान जो कोर्ट की तरफ से जो टिप्पणी और जो सवाल पूछे गए बीएड के वकीलों से, डीएलएड से, वो सवाल और जो टिप्पणी है वो भी मैं बताऊंगा। वैसे कोई शब्दों में हेरफेर हो तो आप चैनल पर जो सुनवाई लाइव दिखाई है वहाँ पर जाकर के आप देख सकते हैं पूरी डिटेल में क्या हुआ था। मैं एक समरी के रूप में मोटा मोटी तौर पर बताने की कोशिश करूँगा कि क्या क्या हुआ है। एग्जैक्टली कोई ऊपर नीचे भी हो जाए तो आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। जो आइए जो बीएड के वकीलों ने जो पिछली सुनवाई के अंदर हाई कोर्ट ने पूछा था कि आपने क्यों छुपाया, क्यों नहीं आपने डिस्क्लोज किया, जो आइए आपने सुप्रीम कोर्ट में लगा रखी है वो हाई कोर्ट में। इस पर आज बीएड के वकीलों ने कहा कि हमारे से मिस्टेक हो गई, हमारा कोई रॉन्ग इंटेंशन नहीं था, गलती स्वीकार कर ली कि हमारे से मिस्टेक हो गई। और सीनियर वकील थे वो बार बार यही कह रहे थे कि मिस्टेक हो गई, हमारे काउंसिल से गलती हो गई। तो इस बात पर आइए पर तो उन्होंने अपनी गलती स्वीकार कर ली, हमारी गलती हो गई, बट ये कह रहे थे कि कोई रॉन्ग इंटेंशन नहीं था। इसी के साथ में कुछ जजमेंट भी बीएड के वकीलों ने रखे, जिसमें जो आइए हमारी हाई कोर्ट में अलाउ क्यों नहीं की जाए यदि हम सुप्रीम कोर्ट में बने हैं, और कई बार हम तथ्य नहीं रख पाए, गलती हो जाए और उसमें हम सरप्रेस मतलब दबा नहीं रहे हैं, और तमाम वो अपने आधार और तथ्य कारण बता रहे थे। साथ साथ में गलती के साथ साथ आइए अलाउ करने के लिए और क्यों नहीं डिस्क्लोज किया उसको लेकर के वो तमाम अपने सुप्रीम कोर्ट के 4 से 5 जजमेंट उन्होंने रखे। आपने सुनवाई में देखा भी होगा कि मोटी मोटी किताबें वो। आप मेरे इस वीडियो को देखने के बाद आप उस वीडियो को ज़रूर देखना, तब आपके वो भावार्थ और वो सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी कि कोर्ट में क्या क्या हो रहा था। मोटी मोटी किताबें वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले और वो तथ्य आधार पढ़ा रहे थे, और कोर्ट उसमें हाई कोर्ट उन सारी चीज़ों को नोट कर रहा था। उसके बाद कमाल की बात होती है कि बीएड के वकीलों ने इस बात को तो एक बार अपने आर्गुमेंट में कबूल कर लिया, कितनी बार कि एनसीटी का गजट नोटिफिकेशन सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया है, और एनसीटी के बेसिस पर ही हाई कोर्ट जो राज्य सरकार है वो योग्यताएं तय करती हैं और उसी के आधार पर भर्तियां होती हैं, और हमें एनसीटी का गजट नोटिफिकेशन रद्द होने पर हमारी योग्यता तो नहीं है। लेकिन इसी पर एक अलग तरीके से कोर्ट को डाइवर्ट करने की और मैटर से हटकर बात करने की कोशिश की, जिस पर बड़ी हंसी आती है। बड़ी कमाल की बात है कि एनसीटी का गजट नोटिफिकेशन तो रद्द हो गया, कोर्ट में कहते हैं, बट आरटीए एक्ट के आधार पर हम एलिजिबल है, धारा 23 का उल्लेख करते हैं। बड़ी कमाल की बात है। अपने बीएड के नेताओं से पूछ लेते, बीएड के नेताओं ने नहीं बताया कि कितनी बार आरटीए एक्ट में बोल दिया उन्होंने। आरटीए एक्ट की धारा 23 का बात करते हैं। 23(1) में सबको पता है कि एनसीटी का गजट नोटिफिकेशन एनसीटी का 28 जून 2018 का आरटीए एक्ट धारा 23(1) के तहत ही तो आया है। 23(2) में छूट का प्रावधान है। आरटीए एक्ट में तो एनसीटी को एकेडमिक अथॉरिटी बता करके पूरी अथॉरिटी को पावर दिया गया है। कैसे एलिजिबल है आरटीए एक्ट के आधार? लेकिन मैटर को डाइवर्ट करना, मुद्दे पर चर्चा नहीं करना, उनका काम है कि मैटर को डाइवर्ट करो, गुमराह करते रहो और बहस रियल मुद्दे पर होने ही मत दो। लेकिन कोर्ट तो सारे तथ्यों पर चलता है, सुनना उनका अधिकार है, ताकि ये ना हो कि हमारी सुनी नहीं गई, तो वो तमाम ये चीज़ें दलीलें रखेगी। बड़ी कमाल की बात ऐसी आती है, आरटीए एक्ट के आधार पर ये एलिजिबल है। कैसे एलिजिबल है? बीएड के वकील ये तर्क दे रहे हैं कि आरटीए एक्ट के आधार पर हम एलिजिबल है, एनसीटी का गजट नोटिफिकेशन रद्द है। आरटीए एक्ट एक बार वकील साहब पढ़ तो लीजिए, आप इतने ज्ञानी हैं, पढ़े लिखे तो हैं। लेकिन कोर्ट को गुमराह करने का और मैटर को डाइवर्ट करने का काम था, और ये भी कह रहे थे कि हमें अपॉइंटेड है, हमारी नौकरी बचाओ, हटाओ मत, ये तमाम दलीलें दे रहे थे। कोर्ट ने कहा कि हम वो चीज़ देखेंगे। इशू पर कोई उनकी खास दलील नहीं थी, और मात्र आईए पर उनकी दलील थी, क्योंकि कोर्ट ने सवाल पूछा था, उसी पर वो ज़्यादा गुमराह कर रहे थे कि मेन इशू पर तो वो चर्चा करने भी नहीं चाहते। उनको मालूम है कि अपन अलाउ भी नहीं है आइए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में ऑलरेडी वो इश्यू रख करके डिसाइड करवा चुके हैं। 11 अगस्त के फैसले में डिसाइड हो चुका है, तो कैसे वो क्या चर्चा रखें। उसके बाद ये तमाम फैसले रखने में और वो पैराग्राफ पढ़ते गए, तब आधा पौन घंटा उनको लग गया, क्योंकि एक एक फैसले का पैराग्राफ पढ़ते हैं, बाद में इधर से देते हैं, उधर से देते हैं, जजमेंट की कॉपी जज के पास जाती है, वो पैराग्राफ रीड करते हैं, तो आधा घंटा एक जजमेंट में 5 मिनट, तो 4-5 जजमेंट रखे मौखिक और बोलते गए, तो टाइम हो गया। उसके बाद डीएलएड की तरफ से जो एडवोकेट राजस्थान से जो विज्ञान शाह जी हैं, उन्होंने पक्ष रखना शुरू किया। तब उन्होंने पक्ष रखा तो
कुछ जो कोर्ट की टिप्पणी आई वो मैं लास्ट में बताऊंगा, जो दोनों के आर्गूमेंट के दौरान। विज्ञान शाह जी ने विज्ञापन रखा कि विज्ञापन कैसे आया, उसमें कहाँ प्रयोग्यता मेंशन है, कैसे एनसीटी के गजट के आधार पर है। रामशरण मौर्य का उल्लेख किया कि मध्य प्रदेश सरकार कैसे बाउंड थी मानने के लिए, और उसके आधार पर योग्यता निर्धारित करके मध्य प्रदेश के सर्विस रूल रखे, किस आधार से ये योग्यता निर्धारण हुई और भर्ती प्रक्रिया जो पूरी हुई। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अक्टूबर में जो सभी राज्य सरकारों को जो नोटिस जारी किया गया था, लिबर्टी दी थी आईए पार्टी बनने का, उसका आधार रखा। जो सुप्रीम कोर्ट में तमाम भर्ती प्रक्रियाओं को आउटकम रखने का, जो अपने फैसले के अधीन रखने का, वो फैसला पढ़ाया। और जो बीएड के लोगों ने जो आईए सुप्रीम कोर्ट में लगाई थी, उसके बाद उस आईए को अलाउ करना और सब्जेक्ट टू आउटकम रखना पूरी भर्ती प्रक्रियाओं, जो भी जहां भी जिस राज्य में हो, तो वो तमाम आदेश पढ़ाए। विज्ञान शाह जी ने 11 अगस्त 2023 के फैसले के वो अंश पढ़ाए जहां पर पैराग्राफ में ये लिखा हुआ है कि हमने सभी राज्यों को, बोर्ड को लिबर्टी दी थी, जो आए उनको सभी को सुना, जो प्राइवेट इंटरवेन जो भी आए सभी का पक्ष सुना, उसके बाद हमने फैसला किया है, उनको अलाउ किया है, सुना है और डिस्पोज कर रहे हैं। वो भी जो विज्ञान शाह जी ने पढ़ी कि बीएड इज़ नॉट क्वालिफिकेशन, बीएड क्वालिफिकेशन ही नहीं है, आर्टिकल 21 का जो कैसे वायलेशन हो रहा है, वो तमाम जो देवेश शर्मा बनाम यूनियन ऑफ इंडिया के फैसले में जो 11 अगस्त के फैसले, वो तमाम दलीलें उन्होंने पढ़ी। जो स्टेट ऑफ मणिपुर वाला लास्ट पैराग्राफ है वो भी उन्होंने पढ़ा। तो कई सारे 11 अगस्त 2023 के फैसले के अंश पढ़ करके कोर्ट को बताया। कोर्ट ने कहा कि पता है कि बीएड इज, हम इसको अंडरस्टूड करते हैं, मालूम है। बाद में विज्ञान शाह जी ने जो 11 अगस्त फैसले का बिंदु जो पैराग्राफ नंबर 5 है उसको भी रीड किया, तमाम पैराग्राफ उन्होंने पढ़ करके बताए और पढ़े। और विज्ञान शाह जी ने बिहार के मामले में जो सुप्रीम कोर्ट के 3 जजों की बेंच ने जो फैसला दिया था उसको भी रीड किया, और कैसे सुप्रीम कोर्ट ने जो एनसीटी गजट नोटिफिकेशन के बेसिस पर जो भी भर्ती प्रक्रिया जो प्रोसेस है, उन सारी प्रोसेस को इनवैलिड किया है। वो चीज़ें बहुत रीड करवाएं। आप मेरे इस वीडियो को देखने के बाद देखना कि जज साहब का किस तरफ क्या रुख था, क्या रवैया था, और उस वीडियो को ज़रूर देखना, तब आपको पता लग जाएगा किस समय क्या क्या नोटिंग कर रहे थे और कहाँ कहाँ हाँ भर रहे थे, क्या क्या हो रहा था, आपको मालूम चल जाएगा। और विज्ञान शाह जी ने जो मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने जो भर्ती प्रक्रिया सब्जेक्ट टू आउटकम सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अधीन, वो तमाम सारी चीज़ें पढ़ी। और जो बीएड की आईए है उसको भी पढ़ी, जिसमें उन्होंने लिखा था कि हमारी फैसला सुप्रीम कोर्ट के देवेश शर्मा बनाम यूनियन ऑफ फैसला से डायरेक्टली रूप से हमारा केस लिंक्ड है, उसी फैसले का प्रभाव पड़ेगा। जो सुप्रीम कोर्ट में आईए लगाई थी उसमें ये चीज़ें लिखी थी, वो पढ़ के सुनाई थी कि डायरेक्टली इस केस से रिलेटेड ये बीएड के कैंडिडेट स्वयं सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि हम इस देवेश शर्मा से बनाम यूनियन ऑफ इंडिया केस से हम अफेक्टेड होंगे, क्योंकि यही फैसला लागू होगा, इसी के अधीन हमारी भर्ती प्रक्रिया हाईकोर्ट ने रखी है, सब्जेक्ट टू आउटकम रखे हैं, और ये सारी चीज़ें उन्होंने दलील पढ़ी। और जो मैं कई बार मणिपुर जजमेंट का जो 3 जजों बेंच का जो सुप्रीम कोर्ट ने 11 अगस्त के फैसले में जो लास्ट में जो जिक्र किया है, उसका भी आज उस जजमेंट को लेकर काफ़ी विस्तार से उस जजमेंट को रखा गया। और अभी हाल ही में जो सुप्रीम कोर्ट की एक संवैधानिक पीठ ने जो फैसला दिया है, जो सीबीआई का एक कानून था उसको रद्द करके, जिसको लेकर के कब से लागू होगा, क्योंकि बीएड की तरफ से ये रखने की कोशिश की जा रही थी कि 11 अगस्त का फैसला है बट आगे से लागू किया जाए, और इस फैसले को रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से नहीं लागू किया जाए, आगे से प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से लागू किया जाए, तो ये वो रख रहे थे। तो इस पर उन्होंने रखा कि कब से लागू किया जाए। साफ उन्होंने विज्ञान शाह जी ने कहा कि जब से गजट नोटिफिकेशन जारी हुआ तब से ही रद्द माना जाता है, ये फैसले उन्होंने फैसले रखे। और उन्होंने ये भी बताया कि बीएड ने जो आईए जो छुपाई है वो एक रॉन्ग इंटेंशन था, जानबूझकर छुपाई गई है, उसका अपोज भी किया। उसके बाद एक वकील और थे जो बीच में भी बोले थे, जो सरदार जी जो वकील थे, जो पगड़ी वाले जो वकील थे, मुझे नहीं मालूम कि वो बीएड की तरफ से थे या मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से थे, बट वो जो वकील हैं वो एक अलग ही मुद्दा लेकर के आए, अलग ही तरीके से डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहे थे। वो कह रहे थे कि टेट के बेसिस पर ये भर्ती है, तो इसमें टेट पास करेगा तो उसके आधार पर होगा। ये तक कह रहे थे कि हमको डीएलएड और बीएड से कोई मतलब नहीं है, शायद सरकार की तरफ से थे कि हमको कोई मतलब नहीं है, आप डिप्लोमाधारी हैं, आप बीएड वाले हैं, आप तो हमारी परीक्षाएं पास करो और नौकरी लो, मेरिट के बेसिस पर लेते हैं। और पेपर के हिस्से पढ़ा रहे थे, चाइल्ड पेडागोजी आती है, मैथमेटिक्स आती है, ये वो पास करके आए तब भी हम ले रहे हैं।
तब वो तमाम सारी चीज़ें वो अलग ही एक अपनी कहानी रख रहे थे सर्विस रूल और तमाम चीज़ों पर। लेकिन उन तमाम बातों को एकमात्र इनका काम था कि मैटर से डाइवर्ट किया जाए, गुमराह किया जाए। उनसे ज़्यादा वो कोई आर्गुमेंट भी नहीं हुए। लेकिन आईए पर आप लोगों के मन में सवाल होगा कि आप बोल रहे थे कि जुर्माना और वो तमाम आईए पर क्या हुआ। कोर्ट ने सुना है, पॉइंट नोट किए हैं, उन्होंने अपनी गलती मान ली है कि हमारी मिस्टेक हो गई है। ये चीज़ आप ये वीडियो में जाकर के जो सुनवाई हुई है उसमें जाकर के सुन सकते हैं। मिस्टेक पर बार बार बोला है और रॉन्ग इंटेंशन। आप फैसले में लिखेंगे जज साहब, उस पर क्या निर्णय लेते हैं वो जज साहब लेंगे। और अब जो कोर्ट की तरफ से जो टिप्पणी आई थी उस पर चर्चा करनी जरूरी है। उसके बाद वो वीडियो जरूर देखना, मेरे चैनल पर है, लगभग 2 घंटे का, उसको सुनोगे तब पता लग जाएगा। कोर्ट की तरफ से टिप्पणी और जो सवाल थे वो क्या थे। एक तो बीएड के वकील से पूछा, आप देखना कि अब जो आर्गूमेंट लगभग कंप्लीट हुए तो क्या आप मेरिट पर क्या बात करोगे, मेरिट बताइए। तो वो चुप हो गए, कुछ बोल नहीं पाए। तब जज साहब ने कहा कि मेरिट बेसिस पर ही 11 अगस्त का फैसला है, तो उस पर तो आप क्या बोलोगे। तो ये एक मेरिट पर, और मैं पहले भी उस दिन वीडियो में बोला था, जो छत्तीसगढ़ वाले हैं वो भी देखें। आप क्या हाईकोर्ट को बोला है कि लो और मेरिट के बेसिस, आज मेरिट के बेसिस पर मध्य प्रदेश वाले में आप सुन लीजिए कोर्ट ने, डबल बेंच ने क्या पूछा है। और जज साहब ने मेरिट के बेसिस पर हो ही गया। और मैं उस समय भी कहा था जब सुप्रीम कोर्ट में सुन रहा था कि बताया था कि भारत सरकार के एएसजी से पूछा कि मेरिट के पर बात करो, तो कुछ नहीं बोल पाए। जब मैंने कहा था कि डीएलएड जीतेगी, तो अब मेरिट के बेसिस पर बीएड के पास कोई जवाब नहीं था। अब कोर्ट क्या फैसला करता है देखते हैं। जब टेट के नाम पर और उस क्वालिफिकेशन के नाम पर जो वकील गुमराह करने की कोशिश कर रहे थे, उस पर कोर्ट ने ही, आप उस समय देखना, थोड़ी देर बाद जज साहब कहते हैं कि यदि आप एनसीटी का गजट नोटिफिकेशन नहीं होता तो क्या टेट के आप एग्ज़ाम दे पाते, एलिजिबल हो पाते। आप एलिजिबल भी उसी के बेसिस पर हुए, टेट एग्ज़ाम भी तभी दिए आप, नहीं तो आप टेट एग्ज़ाम भी नहीं दे पाते। तो ये कहीं ना कहीं उनको वापस उस बैकफुट पर आ गए कि टेट में भी तभी एलिजिबल हुए जब एनसीटी का गजट नोटिफिकेशन आया, तब वही रद्द हो गया। तो उनके पास कोई जवाब नहीं था। तो वो आरटी एक्ट पता नहीं, बोले कि देवेश शर्मा के जजमेंट का तो इस केस से कोई लेना देना ही नहीं है। बड़ी कमाल की बात है, लेकिन उनका राइट है, वो अपने आर्गुमेंट तो करेंगे। तब फंडामेंटल राइट की बात हुई। कोर्ट ने पूछा कि जो एक पब्लिक एम्प्लॉयमेंट है वो एक फंडामेंटल राइट है, क्या इसमें डीएलएड का फंडामेंटल राइट का वेस्टेड वायलेशन नहीं है। उनके पास कोई जवाब नहीं। उनको ये भी कहा कि बीएड क्वालिफिकेशन तो नहीं है, आप ठीक है प्रोसेस और उस आधार पर मैटर पेंडिंग आपने ले लिया, बट बीएड क्वालिफिकेशन तो नहीं है। तो बार बार बीएड के वकील नौकरी से हटाने के लिए बोल रहे थे। तो उन्होंने कहा कि ये आपका कोई फंडामेंटल राइट नहीं है कि आप हमको हटाएं नहीं, वो तो हम देखेंगे। फंडामेंटल राइट ये है कि पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में क्या उन्हें डीएलएड वालों का फंडामेंटल राइट नहीं है, जिस बेसिस पर नियुक्ति हुई है वो गजट नोटिफिकेशन रूल सारे उसी नोटिफिकेशन ही जब रद्द है। सीधा सवाल था कि आपको नौकरी पर क्यों रखा जाए। ये बीएड के वकीलों से और सरकार से पूछा गया कि क्यों नहीं आपको हटाया जाए। इस पर कुछ नहीं बोल पाए। अब जो कई लोग बोल रहे हैं कि जब सुप्रीम कोर्ट से फैसला है तो इस पर क्यों बहस हो रही है, क्योंकि इसको एक विवाद दिया जा रहा है कि आगे से लागू हो, प्रेजेंट और टाइम में चल रही भर्तियां और पीछे हुई भर्तियों में लागू नहीं हो, इसको लेकर के वो गुमराह कर रहे हैं। इसलिए इस मैटर पर डिटेल से सुनवाई हो रही है। तभी हमने आज सभी जो भी राज्य थे हमसे चर्चा, हमने कहा कि आप सब्जेक्ट टू आउटकम करवा लीजिए, आप मैटर को चैलेंज कर दीजिए, नोटिफिकेशन एनसीटी का और अपने राज्य सरकार के सारी चीज़ें चैलेंज करके सब्जेक्ट टू आउटकम और तमाम चीज़ें करवा। हमको मालूम था कि बाद में दिक्कत नहीं हो, लेकिन कोर्ट ने एक बहुत शानदार टिप्पणी की। कोर्ट ने ये बात तय की कि जो आपका 11 अगस्त 2023 का फैसला है वो उसमें कहीं नहीं लिखा हुआ है कि ये प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से लागू किया जाए, मतलब आगे से लागू किया जाए, पीछे से लागू नहीं किया जाए, रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से लागू नहीं किया जाए। कहीं पर भी नहीं लिखा हुआ है ये चीज़ तो कि आगे से भविष्य से लागू किया जाए। तो कहीं ना कहीं ये टिप्पणी बहुत बड़ी है कोर्ट की तरफ से। आप सुन सकते हैं, आप सुनेंगे तब आपको पता लग जाएगा। और कोर्ट ने ये भी कहा कि रूल देखेंगे, रूल के बेसिस पर सारी चीज़ें होंगी। रूल क्या है, रूल के आधार पर आप बात बताओ। तो एक बार बीएड के वकील ने कोर्ट में ज़्यादा कुछ, जब विज्ञान साहब जी बोल रहे थे बोलने की कोशिश, तब कोर्ट ने, और पहले भी 1-2 बार बीएड के वकीलों ने डांटा भी था जो इंटरवीनर थे कि आप रेस्पोंडेंट नहीं है, आप इंटरवीनर हैं। तब वो साइलेंट रहे थे
और आईए पर सुप्रीम कोर्ट ने डिस्पोज किया है। सुप्रीम कोर्ट ने, मैंने पहले भी कहा था वीडियो में, ओनली उन्होंने एनसीटी का गजट नोटिफिकेशन रद्द किया है। तो हाई कोर्ट ने यही कहा कि देवेश शर्मा बनाम में उन्होंने इश्यू डिसाइड किया है, इस पर वो साइलेंट रहे, कुछ बोले नहीं, क्योंकि मैटर हाई कोर्ट में पेंडिंग थे। सारी चीज़ें हाई कोर्ट की ही तो वो बीएड वाले सुप्रीम कोर्ट लेके गए थे, पूरे मैटर को, प्रेयर को। अब ये आपके मन में सवाल होगा कि लगभग आज जज साहब ने कहा कि लगभग सुनवाई तो कंप्लीट हो गई है, थोड़ी बहुत रही है, और बीएड के वकीलों को उन्होंने कहा कि हमारी कंप्लीट नहीं हुई, कम बाकी रही है। एक वकील साहब ने कहा, तो कोर्ट ने कहा कि आपके दोनों के आर्गूमेंट लगभग सेम है क्या, अब अलग से है। तो विज्ञान शाह जी ने कहा कि कोर्ट बोला कि स्पेशल बेंच थी कोर्ट की गठित की भी, तो और भी मैटर थे। कोर्ट ने कहा कि आज आधा ही लगभग सुन लिया और बाकी थोड़ा बहुत कल सुन लेते हैं। तो विज्ञान शाह जी ने कहा कि मैं राजस्थान से आया हूँ सर, मैं 5-10 मिनट लूँगा और 5-10 मिनट ये 15-20 मिनट का काम है, हो जाएगा। कोर्ट ने कहा कि नहीं, कल ही सुनेंगे, स्पेशल बेंच गठित की हुई है सीजीआई की तरफ से, ये तमाम चीज़ें। तो बाद में बीएड के वकीलों ने कहा कि सर कल नहीं, आगे की 2 वीक का टाइम मांगा। बाद में कोर्ट 16 अक्टूबर तय कर रही थी, 16 अक्टूबर से बाद में 28 अक्टूबर पर बीएड के वकीलों ने कहा। बाद में विज्ञान शाह जी ने कहा कि 27 रख दीजिए, उनका कोई कोर्ट में मैटर होगा हाई कोर्ट में राजस्थान में। उन्होंने विज्ञान शाह जी ने कहा कि राजस्थान से आता हूँ सर, जल्दी डिसाइड कर दीजिए, अपॉइंटमेंट और बहुत सारी चीज़ें उन्होंने रखी। उसके बाद कोर्ट ने तमाम चीज़ें देखते हुए बाद में 2 नवंबर है वो 2023 तारीख फिक्स की गई। और तारीख कौन मांग रहा था, आप मेरे उस वीडियो में जो डाला है उसमें देख सकते हैं। एक बार बीच में बीएड के वकील आते हैं कि सर हमको जाना टाइम नहीं है और आगे सुने, तब कोर्ट ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने सब कुछ डिसाइड किया हुआ, मात्र 10 मिनट फाइनल हियरिंग के लिए लगा, मात्र 10 मिनट और लगेंगे उस मैटर को डिसाइड करने। पहले ही वो तारीख लेने फिराक में हो गए, बहाना दे करके जाना चाह रहे थे, लेकिन कोर्ट सुनना चाह रहा था, समय लग गया। उसके बाद वो कौन तारीख मांग रहा था, उस वीडियो में जाकर के आप लास्ट में जाकर के सुन लीजिए, पता लग जाएगा कौन तारीख। जो बीएड वाले गुमराह करते हैं कि हम नहीं मांगते, पता लग जाएगा। लेकिन कितनी बार, लगभग सुनवाई कंप्लीट हो चुकी है, थोड़ा बहुत आधे पौन घंटे का मैटर और रहा है और फैसला तो होएगा। और मेरिट, अब इस मेरे वीडियो को देखने के बाद आप उस वीडियो को देखना, तब आपके पूरी चीज़ें समझ में आ जाएंगी क्या है। क्योंकि जो पूर्व और पीछे से लागू ना हो, रेट्रो और प्रो वाला जो विवाद जो लेके आए, उसी पर थोड़ा समय लग रहा था। लेकिन कोर्ट पूरी प्रोसीजर देखना चाहता है कि कब कब क्या हुआ, क्या क्या रद्द हुआ, फैसले को पूरा पढ़ाया गया, क्या क्या हुआ, किस किस बेसिस, क्योंकि पूरा एक प्रोसेस पढ़ाना पड़ता है। डायरेक्ट अपन तो जानते हैं कि जजमेंट है, बट कोर्ट के सामने रोज जजमेंट आते हैं, तो पूरी प्रोसेस पढ़ाई गई। आप देखा होगा जजमेंट लिखा जा रहा है, पूरी नोटिंग हो रही है। सुप्रीम कोर्ट में जब अपनी सुनवाई होती तो मैं कहता था कि नोटिंग कर रहे हैं, देखना। आज भी देखा होगा कि हाई कोर्ट के अंदर जज साहब पूरे नोट कर रहे थे, जो जो पक्ष बोल रहा था सारी चीज़ें नोट कर रहा था। एक और चीज़ें आई थी कि जज साहब ने पूछा था कि आपने हाई कोर्ट में जो जितने आईए लगाई है वो सारे सुप्रीम कोर्ट गए हुए हैं। तब उन्होंने कहा कि 8-10 लोग नहीं गए हुए। तब कोर्ट ने कहा कि ऐसा क्या हुआ कि आपने मिक्सअप क्यों किया यहाँ पर, जो कुछ नए नाम जोड़ करके और बाकी वो गए हुए, लगभग आपकी मेजोरिटी वहीं पर गई हुई, ये मिक्सअप क्यों किया। तो वो कुछ बोल नहीं पा रहे थे। और ये तमाम सारी चीज़ें, बात जब मेरिट और लो और ये चीज़, तो सारी चीज़ें आप सुन रहे थे कि एनसीटी का गाइडलाइन बाउंड है, रद्द हो चुकी है। अब वो सारी चीज़ें देख रहे हैं, कब कब भर्ती प्रक्रिया विज्ञापन आया, कब कब क्या हुआ, कब कब अपॉइंटमेंट हुए, सब्जेक्ट को आउटकम कब रखा गया, और सुप्रीम कोर्ट में किस प्रकार से जो बीएड की तरफ से जो आईए लगाई गई थी वो किस प्रकार से उनके लिए घातक बन रही है। आप स्वयं ये बीएड वाले भी देख रहे हैं और वो सबको पता भी लगा। उनके पास कोई दलील नहीं बच रही, क्योंकि इश्यू हाईकोर्ट ने कहा था, जब वो बीएड वाले एक बार तारीख मांग रहे थे, कि डिसाइड तो सुप्रीम कोर्ट कर चुके हैं, अपेक्स कोर्ट, हम तो इसको देख रहे हैं, सुन लेते हैं। वर्डिक्ट तो मेन जो इश्यू है वो तो डिसाइड हुआ है। अब बड़ी कमाल की बात है कि आईए आरटी एक्ट के आधार पर एलिजिबल है। कौन से आरटी एक्ट के आधार पर एलिजिबल है, समझ में नहीं है बीएड वाले। लेकिन मैटर को डाइवर्ट करना चाहते हैं, क्योंकि पूरी प्रोसेस समझने में और पूरे सारी चीज़ें नोटिंग की जाती है, उसके बाद फैसला दिया जाता है। तो 2 नवंबर को हर हाल में फैसला हो जाएगा, उसके बाद तारीख नहीं मिलेगी। और ये फैसले का जो आज सुनवाई का जो मोटा मोटा है वो मैंने आपको बता दिया। इसमें कोई आपको त्रुटि लगी हो तो वो मेन जो आज सुनवाई का 2 घंटे का वीडियो उसको देखें, उसमें पूरी क्लियर हो जाएगा। मैंने मेरे अपने शब्दों में
उसको पूरा बताया, उसमें कोई गलती हो सकती है ऊपर नीचे तो उसको आप देखें, क्योंकि कोर्ट का मैटर है तो कुछ कई बार आवाज़ नहीं आती है या सुनने में कोई रह जाता है, तो आप वो देख सकते हैं। मैंने लगभग अपने वो बातें रखने की कोशिश करी है, समरी अपने शब्दों में, अपने विचार में। तो इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।